डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान क्लास 10th के दूसरे चैप्टर के बारे में बताएंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। इस अम्ल, क्षार, लवण में आप लोग अम्ल के बारे में जानेंगे, अम्ल की डेफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद क्षार जानेंगे, क्षार के बारे में जानेंगे, उनकी डेफिनेशन और सब पहचान जानेंगे, उसके बाद लवण। तो सबसे पहले आप लोग जाने अम्ल, क्षार और लवण को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट। तो उसमें सबसे पहले आप जानेंगे अम्ल के बारे में। तो अम्ल के बारे में आप लोग यही लिखेंगे कि वे यौगिक जो जल आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं का नाम अम्ल कहलाता है। ऐसे यौगिक जो जल आयनित होकर या जल वियोजित होकर या केवल आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उसमें आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो, और इसके अलावा जो इसकी आधुनिक परिभाषा है उसमें आप लोग जानेंगे कि ये जो हाइड्रोजन आयन उत्पाद के रूप में निकलता है या वियोजित होता है, और ये हाइड्रोजन आयन जब जल के साथ में संयोग करता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है। ये हाइड्रोनियम आयन जो देता है ये इसकी आधुनिक डेफिनेशन है। जैसे कि आप लोग सबसे पहले आप लोग की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके नीचे से लिखेंगे HCl जल आयनित होना, HCl प्लस Cl आ जाएगा। इसके बाद में H2SO4 जल आयन हो रहा है, H आयन दे रहा है तो सल्फेट आयन दे रहा है। सल्फेट पर 2 ऋणायन होते हैं, हाइड्रोजन पर 1 धनायन होता है। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इसलिए इसको 2 से गुणा करते हैं। और इसके बाद में आप लोग देखेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड अपने आयनों में इस प्रकार से वियोजित होगा जिसमें CH3COO प्लस H। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं जो एसिटिक एसिड है ये जल आयनित हो रहा है, जिसमें एसिटेट आयन, ये जो है एसिटेट आयन प्राप्त हुआ है। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये H आयन है, ये H आयन है। तो आप लोग अम्ल के बारे में जानते हैं, अम्ल की पहचान को जानते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा सिरका है, सिरका है जो सीरे से प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल से प्राप्त होता है, सुक्रोज के रूप में कन्वर्ट होता है। और इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा जो अम्लीय पदार्थ बैटरियों में भरे जाते हैं। और उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये एग्जाम्पल अम्ल के। तो इसमें आप लोगों को डेफिनेशन में यही लिखना है कि वे पदार्थ जो जल आयनित होकर या जल वियोजित होकर के हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में स्पष्ट है। तो आप लोग यहाँ पे ये लिखेंगे वे यौगिक जो जल वियोजित होकर H धनायन को कहते हैं हाइड्रोजन आयन, H धनायन को कहते हैं हाइड्रोजन आयन। वे यौगिक जो जल वियोजित होकर H धनायन हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आप लोग अम्ल के बारे में जानेंगे। इसके बाद में जो आधुनिक अवधारणा, उस आधुनिक अवधारणा में आप लोग ये भी जानेंगे कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार आधुनिक अवधारणा में आप लोग यही जानेंगे कि हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन जल से संयुक्त होती है,
जैसे मान लो हम सब H धरायन लिखा है, H धरायन, पहले वाले में H धरायन आया, दूसरे में प्लस में मान लिया 2H धरायन आया। अब इसको प्लस में H2O के साथ में रिएक्ट किया गया है। जब इसको H2O के साथ में रिएक्ट किया गया है तो इसमें आएगा H3O धनायन, H3O धनायन। तो आप लोग इसको फिर से एक बार ध्यान से देखें, समझ जाएंगे कि वे यौगिक जो जल वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और आधुनिक डेफिनेशन में यही होता है जो प्राप्त हाइड्रोजन आयन है वो जल के साथ में संयुक्त होकर के हाइड्रोनियम आयन H3O, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, देते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और आधुनिक अवधारणा के अनुसार की जो परिभाषा है ये हाइड्रोनियम आयन है। तो आप लोग जान गए इसमें। अब इसके बाद में अम्ल के बाद में आप लोग क्षार के बारे में जानेंगे। तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा क्षार, अंग्रेजी में कहते हैं इसको बैलेंस। अब क्षार में क्षार की डेफिनेशन ये है कि वे यौगिक जो जल वियोजित होकर या वे यौगिक जो आयनित होकर के हाइड्रॉक्सिल आयन OH आयन, ये जो आप लोग देखें पहले ध्यान से, ये जो OH आयन है इसी को हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं। इनके 3 नाम होते हैं, सभी लोग इनको ध्यान से देख लीजिए। OH को अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और OH को हाइड्रॉक्सिल भी कहते हैं, OH को हाइड्रॉक्सिल भी कहते हैं। तो आप लोग जान के हाइड्रॉक्सिल को हाइड्रॉक्सिल कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं और अल्कोहल भी कहते हैं। IUPAC पद्धति में इसको आल कहते हैं। अब आप लोग बेस के बारे में जानेंगे। अब इसमें आप लोग देखेंगे हमने यहाँ पर NaOH ले लिया, यहाँ पर ये NaOH ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, यहाँ पर KOH ले लिया। अब आप लोग इसमें यही देखेंगे आयनित होकर के हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, अर्थात इसकी डेफिनेशन है कि क्षार में वे यौगिक होते हैं जो आयनित होकर के हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। ये जो देखिए अपने अवयव में किस प्रकार से टूटते हैं, तो यहाँ पर Na धनायन हो जाएगा और प्लस में हाइड्रॉक्सिल आयन में ऋणायन हो जाएगा, और यहाँ पर Ca कैल्शियम पर 2 संयोजकता होती है। संयोजकता आप लोग जानते हैं 2 कहाँ से आता है, इसको आवर्त सारणी से निकाला जाता है, 2 संयोजकता होती है। इसके बाद में हाइड्रॉक्सिल आयन और इस पर एक होती है, और इसी प्रकार से KH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी अपने अवयव में इसको तोड़ देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब अपने अवयव में तोड़ते हैं तो पोटेशियम के पर एक धनायन होता है और प्लस OH पर एक ऋणायन होता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्षार। तो क्षार की जो डेफिनेशन है, क्षार की परिभाषा, तो उसमें यही से ले गए वे यौगिक, ये जो यौगिक देख रहे हैं इसी में आप लोगों को लिखना है एक लाइन केवल, वे यौगिक जो आयनित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन अर्थात OH ऋणायन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। चलो 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 क्षार कहलाते हैं। तो उसमें आप लोग यही देखेंगे, क्षार में वे यौगिक जो आयनित होकर हाइड्रॉक्सिल OH ऋणायन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसा कि
रिएक्शनों से स्पष्ट है। तो इसमें आप लोग फिर से एक बात समझ लें, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने अवयवों में जब टूटा है तो ये धनायन और OH ऋणायन में टूटेगा। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने अवयव में कैल्शियम पर 2 धनायन होता है, OH पर 1 ऋणायन में टूट गया। फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इसी प्रकार से टूटेगा, पोटेशियम पर 1 ऋणायन, OH पर 1 ऋणायन। और इन्हीं रिएक्शन से जो डेफिनेशन स्पष्ट है इसमें आप लोग देखेंगे कि वे यौगिक जो आयनित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन, ये जो OH ऋणायन है ये देखो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, आयनित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये क्षार के बारे में आप लोग जानेंगे। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे लवण के बारे में। लवण को अंग्रेजी में साल्ट मिलता है। अब लवण की परिभाषा यही है, लवण में यही लिखना है कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया जब होती है तब लवण बनते हैं और सह उत्पाद के रूप में जल कंपलसरी होता है निकलना। तो देखेंगे तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर लवण के बारे में, ये लवण है और इसमें आप लोग यही लिखेंगे अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, बस। तो इसमें सबसे पहले आप लोग अम्ल लेंगे, अम्ल और प्लस में क्षार लिया जाता है, इसकी जो अभिक्रिया होती है उसमें लवण और प्लस में जल बनता है। तो इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। इसी से डेफिनेशन स्पष्ट है और इसी से नीचे रासायनिक क्रिया हो जाएगी कि लवण में यही लिखना है अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि घुमा करके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है तब आप लोगों को यही वाली रिएक्शन लिखनी होती है कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन जानेंगे। अब इसमें कोई अम्ल ले लीजिए आप लोग, जैसे मान लिया यहाँ पर HCl ले लिया और साथ में कोई क्षार ले लिया गया, यानी क्षार ले लिया गया यहाँ पर। और अब आप लोग देखेंगे यहाँ ध्यान से कि जल जो कंपलसरी होता है और जल में OH, Na पर 1 धनायन होता है, OH पर 1 ऋणायन होता है। तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे, H पर धनायन है, Cl पर ऋणायन प्लस में Na पर धनायन है प्लस OH हाइड्रोक्सिल पर ऋणायन है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे ये जो हाइड्रोक्सिल है ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन, उसको एक जगह कर लीजिए और ये Na और ये Cl इसको एक जगह कर लिए। तो यहाँ पर जो आ जाएगा NaCl लवण के रूप में अलग हो गया है। और फिर उसके बाद में जल जो कि कंपलसरी होता है बनना, ये जल अलग हो गया है। इसके बाद में अम्ल और क्षार से लवण और जल का बनना। कोई दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, कोई भी अम्ल ले लीजिए, यहाँ पर एस्टिक अम्ल ले ले रहे हैं CH3COOH, एस्टिक अम्ल ले लिया और साथ में ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्ड कर। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक अम्ल हो गया और एक क्षार हो गया। अब इसकी परस्पर रिएक्शन होगी तब लवण और जल जरूर बनेगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसको हम तोड़ के दिखा रहे हैं आप लोगों को। एसीटेट आयन जो है इसको कहते हैं CH3COO, ये एसीटेट आयन हो गया यहाँ पर। और इसके बाद में एक H आयन हुआ है यहाँ पर ये, और प्लस में यहाँ पर Ca पर 2 धनायन होते हैं और हाइड्रोक्सिल पर 1 ऋणायन होते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल 2 है तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे, कैल्शियम 1 है। अब इसमें क्या करना है, इसमें CH3COO ये जो है यहाँ पर OH इस H से जुड़ेगा, OH इस H से जुड़ेगा और CH3OO इस Ca से जुड़ेगा। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तब यहाँ पर बनेगा CH3COO का होल टॉइड Ca और प्लस में बनेगा जल।
अब इसके बाद में हम इसको बैलेंसिंग कर देंगे। जब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर Ca जो है 2, यहाँ पर CH3COO जो एसीटेट आयन है 2 गुना है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से गुणा किया जाएगा। जब इसको 2 से गुणा किया जाएगा एसीटेट आयन और वहाँ 2, तो यहाँ पर देखना आप लोग बैलेंसिंग बराबर है सब, और OH यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 है, तो इससे OH यहाँ पर H अधिक है, यहाँ पर 2 से गुणा किया जाएगा। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए, और इधर जो हाइड्रोजन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग जानो, और इसकी जो डेफिनेशन में आप लोगों को यही लिखना है, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से तो आप लोग देख रहे हैं अम्ल है, क्षार है, परस्पर अभिक्रिया होती है, लवण और जल बनना है, हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया। तो आप लोगों को यही लिखना है कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। और आप लोग यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट उसके नीचे नोट पॉइंट कर लीजिएगा, अम्ल और क्षार, उसके बाद लवण, और उसके नीचे नोट पॉइंट कर लीजिएगा। नोट में यही है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसके नीचे आप लोग यही लिखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और जो एग्जाम्पल इसमें दिए गए उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी यही एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो आज हमने आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया। अब नेक्स्ट चैप्टर में आगे जानेंगे। धन्यवाद।